गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे आपके अपने चैनल में जीके फनी ट्रिक में। हम लोग जो है लेके चले हैं राष्ट्र आंदोलन 1905 से 1907 तक ही लेके चलेंगे। जिस तरह से मैं आपको बोला ही था कि मैं इसके पहले का जो फर्स्ट वीडियो था पार्ट 1 वो आपको डिटेल बता दिया गया था और उसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार से आज पार्ट 2 लेके चले हैं। ठीक है, पार्ट 1 वो वाला हो चुका था। जिस तरह से मैं बोला हुआ बेहद था कि पार्ट 1 पार्ट 2 लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 का चैप्टर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज एक कहानी की तरह मैं समझाने वाला हूं ताकि कहानी से आपको माइंड सेटअप हो जाए कि हाँ किस तरह से कंटिन्यू होता आया है। और आज कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको कहां से क्या पूछ दे, और स्मार्ट स्टडी तो खोजता ही खोजता है। तो आप कहां से क्वेश्चन पूछे, किधर से लपेट के दें, कहां से हम वो करें, सभी को आपको इसमें हाथ से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे। इसके पहले जब मैं क्लास किया तो वो था हम लोग का 1914 से 1918 से शुरू किए थे। बट उस 1914 से 18 तक का समझने के लिए हम लोगों को जो है राष्ट्रीय आंदोलन 1905-1907 लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाला। ठीक है, यहीं से हम लोग का देश का जो टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक पॉइंट आता है उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, तो ये उदारवादी क्या है, उग्रवादी क्या है, ये आपको टर्म को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो उदारवादी हम लोग कहते हैं जो नर्म, जैसे मान लीजिए कोई सपोज एक अंग्रेज जो है, अंग्रेज से उदारवादी लोग क्या करते थे कि एक पत्र भेजते थे नर्म पूर्वक, बिना लड़ाई झगड़ा किए। ये लोग शांति से चाहते थे कि शांति से हम लोग वो सब सारा काम कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से नरम दल जो उदारवादी जो लोग जो थे इसे हम लोग नरम दल भी कहते हैं और उग्रवादी को गर्म दल भी कहते हैं। ठीक है, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि गर्म दल नरम दल क्यों कहा गया है और कहां से ये लोगों का बंटवारा हो गया है। तो अभी तो फिलहाल ये लोग भी साथ में चल रहे थे क्योंकि कांग्रेस उस टाइम जो थे वो उदारवादी में ही आती थी। ठीक है, बहुत ही नरम पूर्वक, बहुत शांति पूर्वक वे वार्तालाप करके संतुष्ट करना चाहते थे, मगर अंग्रेज इसका फायदा उठा रहे थे। तो कि उन्हीं अंग्रेज वो कांग्रेस में ही जो है उदारवादी से ही फुट के उग्रवादी जो है उत्पन्न हो रहे थे धीरे 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 धीरे। और उग्रवादी का मतलब होता है कि हिंसा करके, मतलब कि संघर्ष करके अपना भविष्य खुद बनाने पे ये था, किसी और पे डिपेंड होना इनको नहीं ये लगता था। ठीक है, और इनका मानना था, उदारवादी का मानना था कि अपना देश का विकास वे ब्रिटेन ही खुद कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन ही हम लोगों को देश का विकास कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं, इनका ये मानना था। तो इस तरह से इन लोगों के बीच में बहुत से मतभेद उत्पन्न होती थी। तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। मेन सिंपल सा समझ लीजिए, उदारवादी उग्रवादी का मतलब यही होता है कि उदारवादी का मतलब होता है कि सिंपल सा बिना हिंसा किए शांतिपूर्वक पत्र लिखकर बातचीत करके वार्तालाप करना चाहते थे उदारवादी में। और उग्रवादी जो थे वो हिंसा लाते थे, हिंसा के तौर पर अपना बात मानते थे दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, फिर आत्मबल के कारण, मतलब कि हमेशा खुद से ये करना चाहते थे। ठीक है, संघर्ष अपने खुद से लेना चाहते थे। ठीक है, और वो किसी और पे डिपेंड नहीं होते थे कि हाँ वो करेगा तब हम करेंगे, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, आत्मशक्ति इसमें मिलता था, आत्मबल वे खुद से अपना ये करते थे। ठीक है, तो उदारवादी समझ में आ गया, उदारवादी उग्रवादी समझ में आ गया। ठीक है, उदारवादी को हम लोग नरम दल भी कहते हैं और उग्रवादी को हम लोग जो है गर्म दल भी कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि उदारवादी से अंग्रेज कुछ सुन ही नहीं रहे थे, कान में रूह तक नहीं चूज रहा था। ठीक है, मगर जैसे ही उग्रवादी जब आते हैं तो अंग्रेज की नींव हिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद पॉइंट बोलता है कि उसके बाद प्रोसेस 1905-19 बंगाल विभाजन हो जाता है। तो अब बोला जाता है कि अब जब कर्जन जब देश में आते हैं तो वो ये जो क्या करते हैं बंगाल का विभाजन कर देते हैं। बंगाल विभाजन करने का मेन मकसद उनका यही था कि वे दो रीजन से करते हैं। वे तो जनता को बोलते हैं कि इतने बंगाल में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इनको जो है अकेले संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोगों ने है उसे जो है और बंगाल को विकास करने के लिए इसलिए हम लोग जो है उसे बांट देंगे। वो जनता को बोले बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। जनता को बोले कि ऐसा कर रहे हैं, बट उनकी एक मंशा ये थी कि फूट डालो राज करो की नीति शुरू कर देते हैं। वे सोचे कि जो इतना उग्र, जो बंगाल में इतना उग्र प्रवृत्ति के जो लोग थे, उग्र था वहां पे विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र, जो कि बंगाल जो है ये आंदोलन के बहुत बड़ा गढ़ बन चुका था। तो उन लोगों ने सोचा कि जो सभी एक थे, वो लोग सोचे क्यों नहीं सभी को बांट दें। तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग भाषा के आधार पर बांट दें। हिंदुओं और उड़िया लोगों को लिए अलग प्रांत दे दिया गया और बंगाली लोगों को अलग प्रांत दे दिया गया भाषा के आधार पर। दूसरा करते किए वो लोग धर्म के आधार पर, हिंदुओं के लिए जो अलग प्रांत बना दिया गया, मुसलमानों के लिए अलग प्रांत बना दिया गया। यहीं से उन लोगों ने जो बीज बोना शुरू कर दिया गया। जहाँ पे जिस जगह पे सपोज जैसे कि
कोई एक जगह है, ये मान लीजिए एक जगह है, इस जगह में मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो 95% है, हिंदुओं का 5% है। तो यहाँ पे अंग्रेज क्या करते थे, मुसलमान का बहुत सपोर्ट करते थे, ठीक है, हिंदुओं से बढ़िया सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, बढ़िया वो सपोर्ट लीजिए मसीह के। ये यहाँ पे 5% जो थे, 95% ये हो गए मुस्लिम और 5% हिंदू। तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पे जो 95% लोग जो थे उनका सपोर्ट करते थे कि हाँ पैसे कीजिए वैसे की, ताकि ये मुस्लिम का भी वोट उनको मिलता रहे, मुस्लिम का भी सपोर्ट मिलता रहे, ताकि वो विद्रोह नहीं कर सके। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 95% जब हिंदू हैं और 5% मुसलमान हैं, तो फिर यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, ये भी सेम प्रोसेस लेते थे, ये भी यहाँ पे पुट करते थे। अंग्रेज हिंदुओं का सपोर्ट मिलने लगा, इससे विद्रोह कम होने लगा। तो ये सब प्रोसेस को लेके चलने लगे। मगर देश के नेता, देश के जो विद्वान लोग जो थे वे जानते थे, ये सब मराठी लोग जानते थे कि हाँ ये क्या मेन मकसद क्या है बंगाल का, ठीक है, अंग्रेज का। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है ना, तो ये 9 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। तो 9 अगस्त से पहले जो है जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा होता है, अभी लागू नहीं होता है। जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है, क्लियर हो गया। उसके बाद 9 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में सभी लोग बैठते हैं, देश के लोग, हमारे देश के लोग, और बोलते हैं कि हम लोग इसका विद्रोह करेंगे, ठीक है। और सही भी बात भी, ये एकता को तोड़ना चाहते थे तो विद्रोह तो करना ही था। तो कोलकाता में टाउन हॉल में इनका जो ये किया गया, ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए, सभी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बंगाल विभाजन को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अब जब लागू कर दिया गया तभी से क्या हुआ, बंगाल विभाजन का प्रोसेस शुरू हो गया, सभी को अपना अपना ये दे दिया गया। इससे क्या हुआ, बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। एग्जाम में पूछा गया कि शोक दिवस कब मनाया गया, शोक दिवस कब कहते हैं बंगाल में, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नोट डाउन करने की बात है ये सब, ठीक है। आज शोक दिवस के बाद जो है देश में जो है हलचल मच गया, लोग गंगा स्नान करने लगे, ये क्या बोलता है, फास्टिंग रखने लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, लोग व्रत करने लगे, फास्टिंग रखने लगे, फिर गंगा स्नान करने लगे, फिर पद यात्रा करने लगे, पद यात्रा करके आंदोलन शुरू कर रहे थे। और क्या बोलता है, लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से जो है बंगाल विभाजन जो है क्या कितना विचित्र है, कितना कठिन है, जो कि हमारी एकता को तोड़ रहा है। फिर लोग जो है सूझबूझ करके जो है एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, भाईचारा का प्रतीक दिखा रहे थे कि हम लोगों को नहीं चाहिए, ये आप लोग जबरदस्ती थोप रहे हैं। तो इस तरह का जो है उन लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन ये दिखाया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद यही बंगाल विभाजन जो था ये पूरी तरह से देश में आग की तरफ फैलते चला गया। तो सभी जगह जो सभी जो राज्य जो थे अभी, उन सभी का नेतृत्वकर्ता अलग अलग हो गया। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे बंगाल का हो गया, बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन का। फिर पंजाब में लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे पंजाब में। दिल्ली में सैयद हैदर राज कर रहे थे, वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का। उसके बाद मद्रास में हो जाए चिदम्बरम पिल्लई कर रहे थे, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछा जा चुका हुआ है, ठीक है, वो 2011-12 में शायद एसएससी का एलडीसी में पूछा गया था, दिल्ली के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था 1905 का बंग आंदोलन में, तो सैयद हैदर अली कर रहे थे, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए सैयद अली के बारे में चल गया। हाँ, ये आप लिख लीजिए कि बंगाल की तरफ से बाल गंगाधर तिलक, पंजाब से लाला लाजपत राय, दिल्ली की तरफ से सैयद हैदर अली, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि विचित्र टाइप का कुछ हैंड राइटिंग में कुछ फॉल्ट है, तो कि हैंड राइटिंग आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो आदत तो है नहीं फिलहाल। और बाकी आप मैं तो बोल ही रहा हूँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होती कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्या परेशानी क्या दिक्कत है, ठीक है। और एग्जाम अब होने वाला है, चिंता की बात नहीं है। अब ये अगस्त तक आपको डेट पता चल जाएगा एनटीपीसी ग्रुप डी का, और एसएससी का तो एग्जाम डेट तो अब तक शुरू होने ही वाला है। अब तो एग्जाम लगता है होना शुरू हो जाएगा एसएससी का। तो आप लगे रहिए कंटिन्यू, और हमारे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। और हर दिन बूंद बूंद से सागर बनता है फ्रेंड। अगर आप हर दिन कुछ गेन करते 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 आप कुछ अचीव कर लीजिएगा। अगर आप सोचिए कि एक ही दिन में हम महासागर खोद लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब करते हैं तो 3 आइकन आता है, 3 आइकन में जो है ऊपर वाला बटन टाइप पे बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको मिलता रहे। और तो
चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आता है बहिष्कार। अब यहाँ जो अब इस तरह का तो हुआ प्रोसेस, तो समझ आया कहाँ का नेतृत्व कैसे किस तरह से हुआ। तो फिर अब जो बंग भंग का बहिष्कार भी तो हो रहा होगा सब जगह। तो बहिष्कार होता है वस्तुओं का, जैसे कि कपड़े उपड़े जो विदेशी कपड़े हैं इनका बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्तु को जलाया गया। तो महात्मा गांधी आने से पहले ही ये सब हो रहा था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये सब महात्मा गांधी आने से पहले ही हो रहा था। तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार हो गया। फिर क्या वो बोलता है, विदेशी सामान का बहिष्कार होने लगा। नमक का बहिष्कार हुआ, विदेशी से भी नमक बन के आता था, उनका बहिष्कार हो रहा था। चीनी का बहिष्कार होने लगा। तो हर जो भी विदेशी चीज का सभी का बहिष्कार हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जो विदेशी लोगों के जो कपड़े को जो धोते थे, जिन्हें हम लोग कहते हैं धोबी, तो वे लोग धोबी जो कपड़े धोते थे घर में, जो महिलाएं जो बर्तन धोती थी उन लोग घर में, वे लोग सभी आंदोलन पे चले गए। मतलब वे नहीं धो रहे थे, ना धोबी कपड़ा धो रहा था, ना तो महिला लोग उस लोग घर में जाकर बर्तन वगैरह धो रही थी। तो इससे उन लोगों की स्थिति और थोड़ा सा खराब होने लगी कि यार जो उसके विद्यार्थी लोग भी क्या करते हैं कि इस आंदोलन में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जनसभाएं होती हैं, इन लोगों में बहुत सपोर्ट करते हैं, अनशन होते हैं, फिर विद्रोह होता है। तो उस टाइम से ये विद्रोह वगैरह बहुत नॉर्मल हो गया, जब मन तब जो विद्रोह होता ही था, और होना भी जरूरी भी था, ठीक है। तभी तो कान में जब आपके रू नहीं जाएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। सीधा उंगली से उदारवादी क्या थे, सीधा उंगली से घी निकालते थे, उंगली नहीं निकाला तब जाके उदार उग्रवादी आ गए, तो उंगली टेढ़ा करना शुरू कर दिए। तो अब जाके उन लोग का नींव हिलने लगा, ठीक है। फिर महिलाओं लोग भी बहुत सपोर्टेड किया, महिला लोग भी जो है अनशन पर बैठने लगी, ये करने अनशन पर बैठी, फिर वो करने लगी, धारणा देने लगी, प्रदर्शन करने होने लगी, महिला लोग भी बहुत अच्छी तरह से भूमिका निभाने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो विद्रोह हो रहा था। अब बोलिएगा कि इससे फायदा ये तो हो गया विद्रोह, अब इसका लाभ भी हुआ होगा, हानि भी हुआ होगा। तो इससे लाभ क्या हुआ, इससे लाभ ये हुआ कि हम लोगों का जो स्वदेश से निर्माण, जो कि बहुत जो कुटीर उद्योग जो वगैरह वगैरह था, जो नहीं ले रहे थे हम लोग, विदेशी पे जो पल रहा था, अब हम लोग जो क्या कर रहे हैं, विदेशी वस्त्र को अपना रहे हैं। विदेशी वस्त्र, खादी वगैरह का, फिर कूटनीति जो बट्टा उट्टा टुकड़ी वगैरह वगैरह का, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलने लगा, ठीक है। इस सब से क्या हुआ, इस सब प्रोसेस जो है होते होते देश में जो है अच्छा खासा प्रोसेस शुरू होने रहा था। देश में आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो रही थी। तो अब अंग्रेज को तो खलने लगा था इस सब चीज को देखते। जिस तरह से आज देखिए, जिस तरह से कोविड-19 को लेकर जो चीन से आने वाली टिकटॉक वगैरह बहुत से चैनल बंद कर दिया गया, फिर वहाँ चीन से आने वाले माल को बंद कर दिया गया, और हम लोग को देश का जो निर्मित जो मोबाइल हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, मोबाइल हो गया, घरेलू चीज़ हो गया, जो हर एक चीज़, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐप्स जो हो गए, सभी को उसमें डाला गया। सभी को अब हम लोग जो है स्वदेशी पे डिपेंड कर रहे हैं, विदेशी मालों को नहीं ये कर रहे हैं, ठीक है। स्वदेश से बना हुआ वस्तु को हम लोग लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी प्रकार वो पहले भी होता था, तो अब उसको हटा के अब हम लोग यही प्रोसेस ले रहे हैं, जिस तरह से आज आप लोग देख रहे होंगे। तो यही वो उस टाइम पे होते लगा। ये तो वो लाभ सारा। अब इसका हानि क्या हुआ, इससे बहुत से ऐसे साहूकार थे, जमींदार थे, जो इनका फायदा उठा रहे थे। अब बोलिएगा कैसे, देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास उस टाइम इतना साधन नहीं था कि हम उतनी बड़ी जनसंख्याओं को जो है ये कर सकें, उतना सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो अब क्या होगा, दाम बढ़ा दी। जैसे कि सपोज कि एक मोहल्ला है, एक मोहल्ला में क्या हुआ कि 10 ही लड्डू बना है, ठीक है। अब 10 लड्डू को अब उतना बांटेंगे कैसे, तो बस 10 लड्डू रख दिया गया। साहूकार लोग बोलते हैं चलिए इस पर बोली लगेगा। बोली क्या, मत सपोज मान लीजिए कि इसका 20 रुपये दाम है। अब देखिए 20 रुपये वाला लोग भी लेने लगा, तो इसको तुरंत 30 रुपये कर दिया गया। देखा 30 रुपये वाला लोग जनसंख्या कम हो गया, बोले चलो 50 रुपये कर देते हैं, एक लड्डू का दाम 50 रुपये कर दिए हैं। तो अब 50 रुपये करने लगे। इससे क्या हुआ कि जो अमीर, जो उस टाइम के जो साहूकार, जो अमीर लोग थे, वही लोग इस सब चीज़ को लुभा पा रहे थे, और जो गरीब तबके के लोग थे वे इनसे अछूते रह जा रहे थे। तो ये भी बहुत ही विचित्र बात थी। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर खैर जो हो गया सो हो गया। तो इस सब प्रोसेस जो है, इसका लाभ हुआ, हानि हुआ, ठीक है। लाभ हानि को भी आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ठीक है। लाभ हानि हो गया। उसके बाद आते हैं 1905 में। देखिए 1905 में आपको बनारस में हुआ, उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। 1905 में आपको पता चल गया कि क्या क्या हुआ था। 1906 में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोलकाता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी जो है इनके ये थे अध्यक्ष चुने गए थे। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था, स्वराज शब्द का अर्थ रखा गया था। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्वराज शब्द का अर्थ किस अधिवेशन में रखा गया, तो 1906 के अधिवेशन में रखा गया। कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1906 में कोलकाता में हुआ सम्मेलन, अधिवेशन, और दादा भाई नौरोजी उनके अध्यक्ष थे, और यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। क्लियर, ठीक है।
यहाँ पे 1907 में विघटन होने का, गर्म दल नरम दल या उदारवादी उग्रवादी के विघटन होने का मेन रीजन यही था कि उग्रवादी लोग चाहते थे कि जो हम लोग का जो हम लोग के जो ये हैं बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को ही अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक, 1907 का। और यह जो है, यह जो अधिवेशन है, यह हम लोग का उसमें हो, मद्रास में जाके हो, ठीक है। और यही उदारवादी का कहना था कि इन दोनों को कभी भी नहीं हम लोग अध्यक्ष चुनेंगे और यह अधिवेशन कोलकाता में होना चाहिए, ठीक है। और यह अध्यक्ष जो है हम लोग का, सॉरी, यह अध्यक्ष हम लोग का सूरत में होना चाहिए। तो 1907 का उदारवादी लोग चाहते थे कि अधिवेशन से ये चीज का जो अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो सूरत में हो, और उग्रवादी लोग चाहते थे कि यह अधिवेशन वहां हो, कहां पे हो, मद्रास में हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। और उदारवादी लोग चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष, दोनों में से किसी को भी अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि ये ऐसा नहीं चाहते थे, ये इसका विरोध कर रहे थे। तब जाके एक दोनों की एक बीच धार निकाला गया, जो थोड़े बुजुर्ग थे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जैसे उनका नाम था रास बिहारी घोष, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया और सूरत का अधिवेशन हुआ। तो सूरत का जब अधिवेशन होता है तभी जो है इन दोनों का विघटन हो जाता है। उदारवादी अलग हो जाते हैं, उग्रवादी अलग हो जाते हैं, गर्म दल अलग हो जाते हैं, नरम दल अलग हो जाते हैं। मतलब कि उदारवादी को ही हम लोग नरम दल कहते हैं, उग्रवादी को हम लोग गर्म दल कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए सभी का सभी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये चैनल आपको हर तरह से जो है निपुण करना चाहता है कि एग्जाम में स्मार्ट स्टडी खोजता है, स्मार्ट स्टडी खोलता है फ्रेंड, और ये आपको इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। और जब आपको, अब इसके बाद मेरी वीडियो देखने के बाद जब आप कोई वीडियो वगैरह या तो आपको कोई किताब वगैरह जब पढ़िएगा तो आप खुद ये कर सकेंगे। और हाँ, आप ये टॉपिक को लिख सकते हैं, या तो आप खुद से नोट्स बनाइएगा। आप अगर अपना ही खुद रास्ता बनाते हैं तो आपको हमेशा वो रास्ता याद रहेगा। किसी और के दूसरे के रास्ते पे चलिएगा तो आपको थोड़ा देर के लिए भटक भी सकते हैं। तो ऐसा आप ना कीजिए और कंटिन्यू जो है अपना नोट्स खुद बनाते रहिए, ठीक है। कहानी में बोल दे रहा हूँ, आराम से सुनिए और अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ 1907 में समझ आ गया। 1907 में क्या होता है, गर्म दल नरम दल बढ़ जाता है। आप पूछिएगा क्यों बढ़ते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो थे उदारवादी और उग्रवादी लोग चाहते थे कि यह अधिवेशन जो है मद्रास में हो, जबकि ये कहते थे कि सूरत में हो। उदारवादी चाहते थे कि सूरत में हो, मगर उग्रवादी लोग कहते थे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय को ये बनाया जाए अध्यक्ष, दोनों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए। जबकि ये चाहते थे कि नहीं, इन दोनों को कभी नहीं बनाना चाहिए भाई, दोनों को कि कोई भी नहीं रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। तो फिर रास बिहारी घोष को बनाया गया और सूरत में अधिवेशन हुआ और ये हो गया। अब पूछिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछा जाएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 में हुआ था। देखिए अब कैसे याद रखेंगे, 1907, 7 से सूरत खत्म। उसके बाद फिर हो गया 1906, इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहली बार सौराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सौराष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो 1906 में सौराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये कहाँ पे हुआ था, कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तो यहाँ तक वो क्लियर हो गया, और अच्छा लगे फॉलो, लाइक और शेयर कीजिए। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।